हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में एनवीएस में जो लैब अटेंडेंट का वैकेंसी निकली हुई है और उसका एग्ज़ाम डेट आपको पता ही अनाउंस हो चुकी है। मई में एग्ज़ाम होना है। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू किया है तो शुरू कर दें। और इस वीडियो में आपको पिछले बार सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का प्रश्न कैसे आए थे वो आपको दिखाऊंगा। और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज है उसका तैयारी करा देंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी लगभग 1 महीना टाइम बचा हुआ है तो आराम से तैयारी हो जाएगा। आपको पता ही है कि मैंने मेस हेल्पर का पूरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तैयारी करा दिया है। उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो लैब अटेंडेंट का भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आया था 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसका जो प्रश्न आए थे तो उस प्रश्न का तो जो प्रश्न आए थे उसका आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का, ठीक है ना। और बाकी जो पोर्शन है वो अभी अगर आप कमेंट करेंगे आपको बताएंगे कि अगर मैथ रीजनिंग का भी चाहिए, हिंदी इंग्लिश का भी चाहिए तो वो भी करा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 में ना, उसके ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम पिछले बार सीबीटी हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब इस बार भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कि एनवीएस लैब अटेंडेंट 9 मार्च 2022 को जो हुआ था उसका ऑफिशियल पेपर है, ठीक ना। और ये वाला जो पेपर जैसे आपको देखते होंगे कि जो एग्ज़ाम में आता है वो सेम प्रश्न है, ठीक है ना। लेकिन मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है इसलिए ये वाला जो आपका है कि सेम टू सेम लग रहा होगा कि नहीं, ऐसा उसका कलर वगैरह रेड ग्रीन कलर का रहता है तो वो ऐसा कलर नहीं है। इसलिए क्योंकि मैंने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, ठीक है ना। क्योंकि कॉपीराइट आ जाता, डायरेक्ट मैं वो सेम डाल देता तो कॉपीराइट आ जाता, ठीक है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि रीजनिंग के जो प्रश्न है वगैरह, तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो प्रश्न है वो दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये देख लेते हैं जनरल अवेयरनेस का, ठीक है ना। तो जनरल अवेयरनेस वगैरह आपको बाद में दिखाएंगे, पहले सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का। क्योंकि इस वीडियो में मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का ही बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप ये थंबनेल से भी देखे होंगे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का है। तो यहाँ देख सकते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से जो प्रश्न आए थे, किस तरह के प्रश्न आए थे। जैसे पहला प्रश्न है कि बहुत ठंडी जलवायु में कुछ लोग खुद को गर्म रखने के लिए बंद कमरे के अंदर अंगीठी में कोयला जलाते रहते हैं। यानी बंद कमरा रहता है, उसके अंदर में अंगीठी में कोयला जलाते रहते हैं। कुछ देर बाद कमरे के अंदर मौजूद लोगों को घुटन महसूस होने लगती है। तो ये बात सही है। इसका कारण क्या हो सकता है, क्यों ऐसा घुटन होने लगता है। जैसे कहीं भी आप बंद कमरे में, ठंडे के दिन में आप भी देखते होंगे कि हम लोग ठंडे के दिन में क्या होता है कि आग जला लेते हैं, उसे तापते हैं तो उसके धुआं वुआं होती है, उसके कारण घुटन महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि क्यों घुटन महसूस होती है। तो इसका जो 4 ऑप्शन है तो जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। कोयले में मौजूद कार्बन बंद कमरे में ऑक्सीजन की अपर्याप्त, जब कमरा बंद है तो वहाँ ऑक्सीजन की कम रहेगा ना, आपूर्ति के कारण जलकर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है, जिससे दम घुटने और दम घुटन का कारण बनता है ना। तो जो बंद कमरा रहता है वहाँ पर तो ऑक्सीजन लिमिटेड है, उसी ऑक्सीजन को आप भी श्वास ले रहे हैं और वहाँ पर कम ऑक्सीजन होगी, ठीक है ना। बाहर से ताज़ा ऑक्सीजन हवा आ नहीं रही है तो उसके कारण क्या होता है कि जो भी आप जला रहे हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण आपको दम घुटन जैसा महसूस होती है, ठीक ना। दूसरा जो प्रश्न आया था कि नायलॉन का उपयोग मोजे और स्टॉकिंग्स बनाने में किया जाता है। यहाँ नायलॉन के कुछ गुण का उपयोग किया जाता है। यहाँ नायलॉन का किस गुण का उपयोग किया जाता है। नायलॉन का उपयोग आप मोजे बनाने वगैरह में करते हैं तो यह किस गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है। तो उच्च प्रत्यास्थता, इसका हाई इलास्टिसिटी होता है ना। नायलॉन का इलास्टिसिटी कैसा होता है, हाई इलास्टिसिटी। तो इसी गुण के कारण नायलॉन के मोजे आप देखते होंगे कि वो तनते हैं, ठीक ना, स्ट्रेच होते हैं। फिर उसको आप छोड़ देते हैं तो फिर वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है ना। इसी कारण इसका उपयोग किया जाता है ना। तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग यू 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 कैरियोटिस है में है लेकिन प्रोकैरियोटिस में नहीं है। आप पता ही है जो साइंस में आप सेल चैप्टर पढ़े होंगे कोशिका, तो उसमें 2 तरह के सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो निम्न में से कौन सा कोशिकांग यूकैरियोटिक्स में है लेकिन प्रोकैरियोटिक्स में नहीं है। तो केंद्रक, केंद्रक, ठीक ना।
तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक। तो जो भी जैसे सेल वाला चैप्टर है तो सेल वाला चैप्टर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो सेल वाला चैप्टर है तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्रश्न आ रहे हैं, ठीक ना। उसी तरह से जो नाइलॉन वाला है ना आपका, जैसे कि आपका है पॉलीमर, पॉलीमर चैप्टर से आपके आएंगे, पॉलीमर चैप्टर आपने पढ़ा होगा 11th-12th में, तो वहाँ से भी आपको आएंगे, ठीक ना। इसी तरह से ये वाला केमिस्ट्री का बहुत सिंपल प्रश्न था, और ये वाला आपका बायोलॉजी में सेल चैप्टर है, वहाँ से जरूर पढ़िएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है आप देख सकते हैं कि चौथा प्रश्न है, मार्च के महीने में एक परिवार की औसत दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 15,000 किलोजूल है, मार्च महीने में ना। यदि यह परिवार घरेलू ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं तो पूरे महीने के लिए अपनी ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए इस परिवार को कितनी लकड़ी की आवश्यकता होगी ना। यह देखते हुए कि लकड़ी का कैलोरी मान, तो लकड़ी का कैलोरी मान यहाँ दिया हुआ है ना, कि 1 kg से आप लकड़ी जलाएंगे तो उससे कितना ऊर्जा मिलेगा, 20,000 किलोजूल, ठीक ना, 20,000 किलोजूल मिलेगा, ठीक है ना, 20,000 किलोजूल ना पर केजी से, ठीक है ना, 20,000 किलोजूल पर केजी से। और इसको ज़रूरत कितनी है, 15,000 ना, तो यहाँ पर ही इसका कुछ 15,000 ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैनिक ऊर्जा ये प्रतिदिन का बता रहा है ना, और पूछ रहा है पूरा करने के लिए पूरे महीने का पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 15,000 मतलब कि 1 kg से जला रहे हैं तो 20,000 हो रहा है ना, तो आपको 15,000 इसको प्रतिदिन की ज़रूरत है ना, प्रतिदिन 15,000 ज़रूरत है। तो 15,000 एक दिन की उसको ज़रूरत है, तो 15,000 अब एक महीना में, अब महीना भी बता दिया, जैसे मार्च महीना 31 डेज होते हैं ना, तो 31 डिवाइडेड बाई 20,000 कर देंगे, 20,000 हाँ, 20,000। इस सिंपल न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो यहाँ पर इससे आप 3 0 कट जाएगा ना, और फिर उसके बाद आप मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करेंगे तो आपका 23.25 kg आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, ये सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक गैस नवीकरणीय संसाधन है, गैर नवीकरणीय। तो जो भी आपका एनर्जी होता है, जैसे कि आपका ईंधन फ्यूल, तो वो 2 तरह के होते हैं, कि गैर नवीकरणीय, एक नवीकरणीय, इंग्लिश में रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल। तो जो नवीकरणीय ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो एक बार ख़त्म नहीं होते, मतलब उसका क्षतिपूर्ति होते रहता है, ठीक ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पवन ऊर्जा, तो पवन ऊर्जा कभी ख़त्म हुआ नहीं। उसी तरह से आपका जल विद्युत ऊर्जा, ये भी नवीकरणीय है। उसी तरह से सोलर ऊर्जा, वो भी नवीकरणीय है। लेकिन जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सब क्या है, गैर नवीकरणीय। एक बार ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा वो बन पाएगा, बनेगा भी तो बहुत करोड़ों साल लगेगा, ठीक है ना, तो उसका बहुत धीमी प्रोसेस होती है। तो जो मिनरल है, खनिज लवण, ठीक है ना, मिनरल, तो वो आपका गैर नवीकरणीय हो जाएगा। गैर नवीकरणीय मतलब नॉन रीन्यूएबल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मृदा है, वायु है, तो यहाँ पर मिनरल है वो गैर नवीकरणीय हो जाएगा। सौर ऊर्जा तो आपको पता ही है नवीकरणीय है। सोलर ऊर्जा देखो लोग कब से सूर्य भगवान दे रहे हैं आपको रोशनी, प्रकाश, हीट, लेकिन कभी ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तो वो नवीकरणीय है, ठीक ना। और दूसरा नंबर में ये है कि आप देख सकते हैं कि जो आपका ईंधन वाला फ्यूल वाला चैप्टर है, वहाँ से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, ऊर्जा चैप्टर से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। तो जो फ्यूल वाला चैप्टर है आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव भ्रूण एक भ्रूण बन जाता है, तो ये कौन सा चैप्टर से हो सकता है। जो आपका है जो क्या बोलते हैं उसको, जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम है, उसी में भ्रूण वगैरह चैप्टर इंक्लूडेड है, तो वहीं से आपका यह प्रश्न है। तो मानव भ्रूण एक भ्रूण बन जाता है जब इसमें एक सिर और 4 अंग विकसित हो जाते हैं, 4 सिर और 4 अंग विकसित हो जाएंगे, तब मानव भ्रूण एक भ्रूण बन जाता है ना, मानव भ्रूण एक भ्रूण बन जाता है। तो इसका सही आंसर है जब इसमें एक सिर और 4 अंग विकसित हो जाते हैं, ठीक ना। तो जो रिप्रोडक्शन सिस्टम यानी जनन तंत्र, उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वहाँ से आपके प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शिशु का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी आप देख सकते हैं कि जनन तंत्र से ही है। यानी बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। फिजिक्स से भी देखना, अभी फिजिक्स से भी प्रश्न आएंगे, लेकिन बायोलॉजी से, फिजिक्स और आपका केमिस्ट्री से बहुत प्रश्न आ रहे हैं। मानव शिशु का लिंग क्या निर्धारित करता है, मानव
मानव शिशु का जो लिंग है वो क्या निर्धारित करता है? 4 ऑप्शन है कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि पिता के पास अधिक वायु युक्त शुक्राणु है या नहीं, ठीक ना। यह माँ की उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यह अंतःस्रावी तंत्र द्वारा उत्पादित हार्मोन पर निर्भर करता है। यह संजोग की बात है। जैसे कि आपको बताएं कि जैसे कि आपको पता ही है कि जो पुरुष होते हैं उसमें एक्स वाई जो होते हैं एक्स वाई, और एक क्रोमोसोम हैं जो महिला होते हैं उसमें से एक्स एक्स होते हैं। तो यह तो संजोग की बात ही है कि कौन किससे मिल रहा है ना, तो उस पर ही डिपेंड करती है, ठीक ना। तो यह संजोग की बात है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है, जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ा जाता है तो कहा जाता है कि बाल धनात्मक आवेश प्राप्त करता है, और जब गुब्बारे को उन्हीं कपड़ों के टुकड़े से रगड़ा जाता है तो उन्हीं कपड़ा धनात्मक आवेश प्राप्त करता है। तो ये वाला जो प्रश्न है आपका कौन सा चैप्टर से है? आपका जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, जो आप 6-7 में पढ़े होंगे, विद्युत धारा वाला चैप्टर। तो उसी में शुरू में जब 6 क्लास में रहते हैं तो वहाँ समझाया जाता है कि दो चीज़ को रगड़ते हैं तो एक पर धन आवेश आ जाएगा, एक ऋण आवेश हो जाएगा। ये क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण। जब आप कंघी वगैरह में करते हैं तो उसमें भी देखते होंगे, चाहे किसी कागज़ के छोटे टुकड़े को ऐसे रगड़ के आप करेंगे तो उस पर भी आवेश आ जाता है ना, आवेश ना। तो उस पर आवेश मतलब चार्ज आ जाता है, चार्ज, ठीक ना। तो यह इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर से है तो यह आपका फिजिक्स का हो गया ना। तो आमतौर पर जो नेक्स्ट प्रश्न है, आमतौर पर ड्रम से उत्पन्न ध्वनि, जो ड्रम से उत्पन्न ध्वनि होता है में धीमी पिच होता है, और सीटी से उत्पन्न ध्वनि में उच्च पिच होता है, पिच ना। तो यह वाला प्रश्न आपको कौन सा है? साउंड चैप्टर से हो गया, ध्वनि चैप्टर से। तो ध्वनि चैप्टर से भी आपका प्रश्न आ रहे हैं, आप देख सकते हैं ध्वनि चैप्टर से भी आ रहे हैं, ठीक ना। तो अभी तक आपने देखा कि मैक्सिमम जो प्रश्न आ रहे हैं 9th क्लास से और 10th क्लास से ही आ रहे हैं। 11th-12th का एक प्रश्न आया था आपका ऊपर, मैंने देखा था कि एक प्रश्न ऊपर अभी तक आया है। मैक्सिमम प्रश्न आपको 9th और 10th के साइंस से आ रहे हैं। 9th और 10th के अगर आप साइंस अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग प्रकाश मिनट है, प्रकाश मिनट, ठीक ना। तो यह वाला आपका चैप्टर किस चैप्टर से हो गया? यह आपका किस चैप्टर से? यह आपका लाइट चैप्टर से। लाइट चैप्टर में बताया गया है कि प्रकाश की गति कितनी है ना, प्रकाश की गति कितनी है, ठीक ना। और प्रकाश की गति कितनी है, और तो यह आपका लाइट चैप्टर से ही है ना। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर लगभग, 14.98 15 करोड़ किलोमीटर लगभग ना। और प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर। तो यह न्यूमेरिकल का प्रश्न है लगभग, आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो लगभग 8 प्रकाश मिनट हो गया। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर, अगर कमेंट आपको याद है तो कमेंट करके बताइएगा। और देखो इसको पूरा डिटेल में अगर कैलकुलेशन करके आपको बताने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक ना। अगर आप बोलेंगे कि आपको क्लास चाहिए तब फिर मैं लाइट चैप्टर का, साउंड चैप्टर का, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, ठीक ना, सेल का, जो भी चैप्टर, जनन तंत्र यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम, सभी का चैप्टर वाइज आपको लाएंगे, ठीक ना। अगर आप कमेंट करके अगर चाहिए, लेकिन कमेंट ज़्यादा आएगा तब, अब ये नहीं कि 2-4 लोग कमेंट करने लगेंगे तो मैं वीडियो बना दूँगा, कम से कम 50-100 कमेंट आएगा तभी वीडियो बनेगा, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि कृषि क्षेत्र में चल रहे कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा है? कृषि क्षेत्र में चल रहे कार्य है ना, तो बुआई, जुताई, जोत, निराई, गुड़ाई। तो यहाँ पर जो NVS ने जो सही आंसर माना था इसका, निराई गुड़ाई, ठीक ना, यही उसने सही आंसर माना था। क्योंकि मैंने ये जहाँ से लिया था वहाँ पर यही सही आंसर दिया हुआ था, ठीक ना। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है? तो विद्युत का सुचालक एंड कुचालक, ये तो आपने पढ़ा होगा। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होते हैं वो सुचालक होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती कुचालक। तो यहाँ पर जो सिरका है, दूध है, नल का पानी जिसमें लौन खुला है, तो ये सभी विद्युत का सुचालक होते हैं। लेकिन शुद्ध जल है उसमें कुचालक हो जाते हैं, उसमें विद्युत अच्छे से पास नहीं हो पाती। लेकिन अगर इसमें अशुद्धि रहेगी, इम्प्यूरिटी रहेगी, जैसे नमक वगैरह घुला रहेगा तो यह विद्युत का सुचालक हो जाएगा। लेकिन यहाँ शुद्ध जल बताया गया है तो यहाँ पर विद्युत का कुचालक हो जाएगा, ठीक ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल को जलाने से लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जा, अगर तेल में आग लगी है तो उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि वो आपको पता है कि फैल जाता है ना, तो पानी से बुझाओगे तो फैलते जाएगा, चारों ओर फैल जाएगा। तो क्योंकि तेल पानी अघुलनशील है।
जब भी पानी में तेल मिलाया जाता है, तेल ऊपर छला जाता है ना, ऊपर तैरने लगता है, और पानी में हल्का होने के कारण क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है और जलते रहेगा। और पानी से आप बुझाओगे तो पानी फैलेगा और साथ में तेल भी फैलेगा और आग भी फैलेगा, ठीक है ना। इसलिए पानी में लगी आग को इससे नहीं बुझाया जाता है ना, उसको लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे बुझाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, ठीक ना। निम्न कथनों में कौन से कथन गलत है, यानी 4 कथन दिया है, उसमें कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। तो वनों की कटाई से मिट्टी की सघनता कम होने के कारण बाढ़ आ सकती है, ठीक है ना। तो एक गलत बात पूछ रहा है, तो ये तो बात सही है कि वनों की कटाई होगी तो मिट्टी को क्या होता है, पेड़ पौधे के जड़ उसे पकड़े रहते हैं, तो पकड़ कम हो जाएगी, अब कम हो जाएगी तो उसके कारण क्या होगा कि बाढ़ आ सकती है। पेड़ पौधे बाढ़ को रोकते हैं, ठीक है ना। दूसरा है कि अनियंत्रित कटाव के कारण अक्सर वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण हो जाता है, डिजर्ट। वन नहीं रहेंगे तो क्या हो गया कि पानी की धारा आएंगे, मिट्टी को काट के बहाती ले जाएगी, तो वहाँ पर क्या होगा, डिजर्ट जैसा बन जाएगा ना, मरुस्थल हो जाएगा। तो ये भी बात सही है। तीसरा जो है कि वनों की कटाई से भूजल स्तर बढ़ता है, क्योंकि कुछ पेड़ कम पानी सोखते हैं, तो यह गलत है। वनों की कटाई से भूजल स्तर बढ़ता है, ये तो गलत है। वनों की कटाई होगा तो भूजल स्तर कम हो, मतलब वनों की कटाई से भूजल स्तर कम होगा, क्योंकि जो वन रहते हैं वो पानी को रोक के रखते हैं, जिससे पानी अगर वन नहीं रहेंगे तो बारिश होगा, पानी बह के चला जाएगा, और वन रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो वो रोक के रखेंगे, ठीक ना, जड़ से, ठीक ना, उसके कारण भूजल बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर पता है वनों की कटाई से तो भूजल स्तर नहीं बढ़ेगा, तो ये बात गलत है ना, तो यही वाला सही आंसर हो जाएगा। चौथा था वायुमंडल में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वनों की कटाई सूखे से जुड़ी हुई है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पर गलत वाला पूछा था, तो गलत सी है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ एक मिथक है ना, तो हमारा मतलब यह होता है मिथक। तो कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं लेकिन कुछ अन्य नहीं करते हैं, ठीक ना। यह एक प्राचीन या ऐतिहासिक तथ्य है, लेकिन अब यह सच नहीं हो सकता। यहाँ पर मिथक है तो इसका मतलब है कि विश्वास का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा 15, ठीक ना। जो 16 प्रश्न है कि मेज पर रखे पानी से भरे एक बर्तन पर विचार करें। मान लीजिए ABC पानी की सतह के नीचे क्रमशः D 2D और 2D गहराई पर 3 बिंदु है, मतलब कि एक D गहराई पर है और 2 बिंदु 2D यानी बराबर गहराई पर है, पर तीनों बिंदु हैं ना। पानी बिंदु A B और C पर क्रमशः PB और PC दबाव डालते हैं, तो दिए गए परिदृश्य में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सेम गहराई पर रहेगा वहाँ पर प्रेशर भी कम रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो बिंदु A है वो D गहराई पर है और B एंड C दोगुना नीचे गहराई पर है, तो जो दोगुना नीचे दोनों जो बराबर गहराई पर है B एंड C, तो वहाँ प्रेशर भी बराबर होगा, तो PB एंड PC इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में अभी आपने 16 प्रश्न देखा, 4 प्रश्न और आपको कराता हूँ, ठीक है ना। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकृति में पेट्रोलियम लवणीय पानी और प्राकृतिक गैस के साथ 2 अभिद्य चट्टानों के बीच फंसा हुआ पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वह सही क्रम है जिसमें ये तीनों घटक नीचे से ऊपर तक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है लवणीय पानी, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस। लवणीय पानी ना, सॉल्ट वाटर, पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आघात वर्धनीय नहीं है। आघात वर्धनीयता, आप जैसे कोई लोहे के कोई भी मेटल होती है उसे पीटते हैं ना, तो टूटते नहीं है, तो वो आघात वर्धनीयता होता है ना। मोलेबिलिटी इंग्लिश में बोलती है मोलेबिलिटी, यानी उसको जैसे लोहे से पीटते हैं, कुछ हथौड़े से पीटो तो वो चादर बन जाएगी, तो वह गुण जिसमें होता है उसे आघात वर्धनीयता बोलते हैं ना। तो यहाँ पर ये पूछा गया कि निम्नलिखित कौन सा पदार्थ आघात वर्धनीय नहीं है, मतलब उसमें मोलेबिलिटी का गुण नहीं है लेकिन बिजली का सुचालक है, यानी उसमें करंट पास हो सकती है, ठीक ना। तो जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट जो पेंसिल वगैरह में लगे होते हैं वह आघात वर्धनीय, उसे पीटो तो भंगुर हो जाती है, टूट जाती है, उसमें आघात वर्धनीयता गुण नहीं है, क्योंकि वह क्या है, मेटल है, नहीं नॉन मेटल है, इसलिए उसमें आघात वर्धनीयता, लेकिन उस बिजली का सुचालक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है ना, तो ये एक्सेप्शन है। तो यह आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक ना, ग्रेफाइट हो जाएगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि 2010 में जन्मे बच्चे को बचपन के टीकाकरण कार्यक्रम में के एक भाग के रूप में का टीका नहीं लगेगा।
2010 में जन्मे बच्चे को बचपन के टीका कार्यक्रम के एक भाग के रूप में चेचक का टीका नहीं लगेगा। इसका चेचक हो जाएगा, सही ना, चेचक का टीका नहीं लगेगा। जो नेक्स्ट प्रश्न है कि एक गेंद को समान परिस्थिति में समान गति से निम्नलिखित 4 अलग अलग प्रदेशों में घुमाया जाता है, ठीक ना। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। रेत की पतली परत से ढका हुआ संगमरमर का फर्श है। रेत की पतली परत है ना, से ढका हुआ संगमरमर, कोई संगमरमर का फर्श है, उसके ऊपर रेत लगा है। दूसरा है कि संगमरमर का फर्श। तीसरा है कि गीला संगमरमर का फर्श, यानी उसे भींगा होगा। चौथा है कि अखबार से ढका हुआ संगमरमर का फर्श। तो यहाँ पर देखिए कि 4 अलग अलग परिस्थितियों में घुमाया जाता है। तो यहाँ पर किस परिस्थिति में गेंद सबसे अधिक समय यात्रा करेगी, किस परिस्थिति में मतलब ज़्यादा दूरी तक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। तो पहला है कि संगमरमर का फर्श, दूसरा गीला संगमरमर का फर्श, अखबार से ढकी हुई संगमरमर का फर्श। तो यहाँ पर जो सही आंसर माना है वो बी, ऑप्शन बी माना है। तो ऑप्शन बी में है संगमरमर का फर्श, संगमरमर का जो फर्श है वहाँ, ठीक है ना। अब इसका कारण क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनर्शिया होता है, इनर्शिया ना। और तो रेत की पतली परत से ढका हुआ संगमरमर का फर्श है, तो वहाँ पर आपका गेंद ज़्यादा दूरी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक उस पर अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा, फ्रिक्शन फोर्स ना, जो कि उसकी गति को कम कर देगा। सी है गीला संगमरमर का, उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा काम करेगा, और डी में भी। तो यहाँ ऑप्शन बी है, वही सही आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है वहाँ से भी आ रहे हैं प्रश्न, और बहुत सारे अलग बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, जो आघात वर्धता वाला मेटल नॉन मेटल से हो गया, उसके अलावा जो ये लोनिया वाला एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर से हो गया। इस तरह से आप प्रश्न देख रहे हैं कि यह वाला आपका दाब वाला चैप्टर होता है, वहाँ से आ गया। तो जो 9th और 10th के चैप्टर से मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, एंड कमेंट करके बताना कि अगला वीडियो आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।